फ्रेंड्स, तो देखिए इकोनॉमिक्स की भी पीटी 365 आ गई है विज़न की। आप देख सकते हैं इकोनॉमिक्स की अप्रैल 2022 से दिसंबर 2022 की। तो इसमें आपको पिछले साल का पूरा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर मिल जाएगा। जो आपके जो स्टेट पीसीएस आ रहे हैं उन सब में भी इंपॉर्टेंट रहेगा। आईएएस के साथ जो ईपीएफओ का एग्ज़ाम आ रहा है, जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम हैं, तो आपको पूरे साल का करंट अफेयर मिल जाएगा। पिछले देख सकते हैं आप कितने सारे टॉपिक्स यहाँ पर हमारे कवर होंगे। ठीक है, देख लीजिए, ये सारे टॉपिक्स हम करेंगे। तो आपको करना इतना है कि बस इसको कंटिन्यूअस रिवाइज करना है। ठीक है, इसको अगर आपको पसंद आ रहा है तो मुझे ज़रूर बताइए कि कैसा लग रहा है, तो हम इसको फिर कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको अच्छा लगेगा तो फिर हम अपना टॉपिक देखते हैं, समृद्धि, विकास और गरीबी उन्मूलन, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिविएशन। ठीक है, समृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है पहला टॉपिक है। उसमें पहला हमारा सब टॉपिक है सकल घरेलू उत्पाद और सकल मूल्य वर्धित में अंतराल, जीडीपी और जीवीए में गैप। ठीक है, जीडीपी और जीवीए के मध्य अंतर और उनका उपयोग। देखिए क्या होता है, एक होता है सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, एक होता है सकल मूल्य वर्धित जीवीए। ठीक है, इनकी परिभाषा देखते हैं। जीडीपी क्या होता है, यह एक निश्चित अवधि के दौरान किसी देश की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य होता है। देखिए, किसी निश्चित अवधि के दौरान मतलब एक निश्चित समय के दौरान, मतलब एक साल के अंदर। ठीक है, जैसे किसी देश की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर, किसी देश की जो क्षेत्रीय सीमाएं हैं उसके भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुएं और सेवाएं, जो भी अंतिम वस्तुएं सेवाएं, मध्यवर्ती वस्तुएं नहीं आएंगी जो आधी बन गई, इस तरीके की नहीं, अंतिम वस्तुएं सेवाओं का बाजार मूल्य, ठीक है, मार्केट वैल्यू जो उनकी है वो होता है जीडीपी। ठीक है, इसमें मापन कैसे होता है, इसमें उत्पादन आय और व्यय दृष्टिकोणों द्वारा मापा जाता है। उत्पादन आय और व्यय दृष्टिकोण द्वारा इसे मापते हैं। जो सकल मूल्य वर्धन है जीवीए, ये किसी देश के भीतर उत्पादित वस्तुओं सेवाओं का कुल मूल्य होता है। तो जीवी क्या होता है, किसी देश के भीतर उत्पादित वस्तुएं और सेवाएं जो होती हैं, जो वस्तुएं बनती हैं, जो सेवाएं होती हैं, उनका कुल मूल्य होता है, टोटल वैल्यू। इस कुल मूल्य से निवेश और कच्चे माल की लागत को शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, इसमें जो इन्वेस्टमेंट किया गया या इसमें जो रॉ मटेरियल लगा उसको शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, इसमें इसे उत्पादन पहुंच, आउटपुट रीच द्वारा मापा जाता है और जीडीपी के लिए प्रॉक्सी के रूप में उपयोग किया जाता है। जीडीपी और जीवीए के मध्य तकनीकी अंतर। ठीक है, जीडीपी बराबर जीवीए प्लस उत्पादों पर निवल कर माइनस उत्पादों पर निवल सब्सिडी। ठीक है, तो इसके अंदर तकनीकी अंतर क्या है, जीडीपी बराबर क्या होगा, जीवीए प्लस उत्पादों पर जो निवल कर लगता है, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट होता है उस पर जो निवल कर होता है, माइनस उत्पादों पर निवल सब्सिडी। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, अब इसे याद करना पड़ेगा आपको। उद्देश्य क्या होता है देखते हैं। जीडीपी किसी देश में समग्र आर्थिक वृद्धि के आकलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत एक साधन है। तो जीडीपी क्या है, किसी देश में समग्र आर्थिक वृद्धि, मतलब जितनी आर्थिक वृद्धि हुई है उसके आकलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत एक साधन है। मतलब जितने भी देश होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी आर्थिक वृद्धि नापने के लिए, देखने के लिए इसको एक साधन की तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, और जो जीवीए है, उत्पादन की तरफ से आर्थिक गतिविधि के क्षेत्रवार विवरण को मापने के लिए जीवी का उपयोग किया जाता है। तो उत्पादन की तरफ से मतलब जो प्रोडक्शन करते हैं उनकी तरफ से आर्थिक गतिविधि के क्षेत्रवार विवरण को, मतलब हर क्षेत्र में कितनी क्या आर्थिक गतिविधि हुई है उसको मापने के लिए जीवी का उपयोग किया जाता है। अब ये न्यूज़ में क्यों है, हाल ही में भारत की जीडीपी और जीवी के बीच अंतराल बढ़ गया है। तो भारत में क्या है, जीडीपी और जीवी के बीच अंतराल बढ़ गया है। भारत में जीवीए, देखिए भारत में जीवीए 2015 से स्थिर मूल्य पर जीवीए का प्रयोग किया जा रहा है। आधार वर्ष क्या है, 2011-12। देखिए 2000 आधार वर्ष क्या होता है, जिस वर्ष के आधार पे हम अभी का नापते हैं कि उस वर्ष के आधार पे अभी मुद्रास्फीति क्या है, मूल्य क्या है, तब हमें पता चलेगा ना कितना मूल्य बढ़ा है। तो उस वर्ष के आधार पे हम अभी का देखते हैं। तो 2015 से स्थिर मूल्य पर जीवीए का प्रयोग किया जा रहा है। स्थिर मूल्य पर जीवीए देखते हैं, आधार वर्ष देखते हैं 2011-12। इसका प्रयोग भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों के उत्पादन के आकलन हेतु एक प्राथमिक मापन के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो इसका प्रयोग क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था के जितने भी क्षेत्र होते हैं उनके उत्पादन के आकलन हेतु एक प्राथमिक मापक के रूप में किया जाता है। ठीक है, जो भी क्षेत्र है उसके उत्पादन का आकलन करते हैं। यह एक संयुक्त राष्ट्र की राष्ट्रीय लेखा प्रणाली SNA 2008 के अनुरूप है। ये जो संयुक्त राष्ट्र की राष्ट्रीय लेखा प्रणाली है
SNA 2008 के अनुरूप है। SNA राष्ट्रीय लेखा प्रणाली के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग UNSC द्वारा अपनाए गए अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी मानक द्वारा नवीनतम संस्करण है। SNA क्या है? राष्ट्रीय लेखा प्रणाली के लिए, जो भी राष्ट्रीय लेखा प्रणाली के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग द्वारा अपनाए गए अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी मानक का नवीनतम संस्करण है। भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO GVA के त्रैमासिक और वार्षिक अनुमान जारी करता है। भारत में क्या है, जो NSO है, ठीक है, वो GVA के त्रैमासिक, ठीक है, या वार्षिक अनुमान जारी करता है। वस्तु और सेवाओं को शामिल करते हुए इसे 8 व्यापक क्षेत्रों को के तहत जारी किया जाता है। ठीक है, वस्तु और सेवाओं को शामिल करते हुए इसे 8 व्यापक क्षेत्रों को के तहत जारी किया जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं GVA के क्षेत्र कौन कौन से हैं। कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन, खनन और उत्खनन, विनिर्माण, बिजली, गैस, जलापूर्ति और अन्य जनोपयोगी सेवाएं, व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण से संबंधित सेवाएं, वित्तीय, रियल एस्टेट और पेशेवर सेवाएं, विनिर्माण, लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाएं, कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन। ठीक है, ये सब GVA के क्षेत्र हैं। अब देखिए, GDP का फुल इंग्लिश में मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और GVA का ग्रॉस वैल्यू एडेड। ठीक है, तो GDP और GVA के मध्य अंतराल के उत्तरदायी कारण, मतलब क्यों इनमें अंतर बढ़ गया है। देखिए, मूलभूत अंतर, गौरतलब है कि GDP की गणना बाजार मूल्य पर की जाती है, जबकि GVA की गणना स्थिर मूल्य पर की जाती है। इससे GDP और GVA के मध्य अंतर पैदा हो गया है। न्यूज़ में क्या है, क्यों है, क्योंकि इन दोनों के बीच अंतर बढ़ गया है। क्योंकि GDP की गणना हम मार्केट वैल्यू पे करते हैं, बाजार मूल्य पे, और GVA की गणना स्थिर मूल्य पे करते हैं। ठीक है, फिक्स प्राइस पे करते हैं, है ना। मतलब देखिए, बाजार मूल्य तो चेंज होता रहता है, मार्केट प्राइस तो, है ना, कभी किसी चीज़ की वैल्यू, पैसे बढ़ गए, किसी के कम हो गए, तो इस तरीके से क्या हुआ, बाजार मूल्य कम ज़्यादा होता है। और GVA की गणना स्थिर मूल्य पे करते हैं कि 10 रुपये हमने मान लिया तो 10 पे ही हम गणना करेंगे, इसलिए इनके बाद अंतर पैदा हो जाता है। अन्य कारण क्या है, जब सब्सिडी अधिक और करों का संग्रह कम होता है, तब GDP समृद्धि GVA ग्रोथ से पिछड़ जाती है। क्या होता है, सब्सिडी सरकार अधिक दे रही है और करों का संग्रह कम हो रहा है, मतलब टैक्स कम इकट्ठा हो रहा है, तब क्या है, GDP जो समृद्धि है वो GVA ग्रोथ से पिछड़ जाती है। इसी तरह जब कर संग्रह अधिक होता है और सब्सिडी कम होती है, तो GDP समृद्धि GVA ग्रोथ से अधिक होती है। जब टैक्स ज़्यादा इकट्ठा होता है और सब्सिडी कम होती है, तो GDP ज़्यादा होती है, GVA ग्रोथ से अधिक होती है तब GDP। ठीक है, ये भी एक कारण है। देखिए, विभिन्न परिस्थिति में GDP और GVA का इस्तेमाल। GDP क्या है, ये अर्थव्यवस्था, देखिए इसमें विभिन्न परिस्थितियों में GDP और GVA का इस्तेमाल देखते हैं। GDP, देखिए जो GDP है, ये अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य की पहचान करने में मदद करता है, यानी ये जानने में मदद करता है कि ये वृद्धिशील या मंदी का सामना कर रही है। मतलब आपको अगर पहचानना है कि अर्थव्यवस्था का स्वास्थ्य क्या है, ठीक है, अर्थव्यवस्था कैसी है, तो इसको पहचानने में GDP से मदद होती है। मतलब कि अर्थव्यवस्था बढ़ रही है या मंदी का सामना कर रही है। ये आय और निजी उपभोग के आंकड़ों के माध्यम से लोगों के जीवन स्तर के विषय में उचित समझ प्राप्त करने में सहयोग करता है। ठीक है, तो आय का और निजी उपभोग के आंकड़े के माध्यम से क्या होता है, लोगों के जीवन स्तर के विषय में उचित समझ कि लोगों का जीवन स्तर कैसा है, उनके आय और निजी उपभोग के आंकड़ों के माध्यम से देखते हैं। ठीक है, कैसा उनका निजी उपभोग है, इसको समझने में सहयोग प्राप्त करता है। यह निवेश, सरकारी खर्च और निबल निर्यात जैसे विभिन्न मानकों के आधार पर देशव्यापी विश्लेषण करने में मदद करता है। तो जो निवेश है, सरकारी खर्च, निबल निर्यात जैसे विभिन्न मानकों के आधार पर, मतलब देशव्यापी विश्लेषण करने में ये मदद करता है। ये विश्लेषण देख सकते हैं, क्या इन्वेस्टमेंट है, क्या ट्रेड है, ये सब देख सकते हैं। ठीक है, GVA क्या होता है, देखिए यह आर्थिक गतिविधि अर्थात उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के संबंध में वास्तविक स्थिति के आकलन में मदद करता है। मतलब ये आर्थिक गतिविधि देख सकते हैं इससे कि मतलब क्या चीज़ें उत्पादित हो रही हैं, वस्तुएं और सेवाएं, उनकी वास्तविक स्थिति का आकलन कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि GDP में बढ़ोतरी बेहतर कर अनुपालन जैसे अन्य कारणों से भी हो सकती है। क्योंकि देखिए, हाँ, ये आर्थिक गतिविधि का वास्तविक आकलन में मदद करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि GDP में बढ़ोतरी बेहतर कर अनुपालन जैसे अन्य कारणों से भी हो सकती है। देखिए, GDP में बढ़ोतरी इसलिए भी हो सकती है कि टैक्स अच्छे से उन्हें मिल रहा है, टैक्स का अनुपालन अच्छा हो रहा है। ज़रूरी नहीं है कि कोई वस्तु या सेवाएं ज़्यादा बनने लगी है इसलिए GDP बढ़ी है। अगर टैक्स अनुपालन अच्छा हो रहा है तो भी GDP बढ़ सकती है। तो अगर GVA बढ़ रहा है तो फिर हमें मतलब GVA से हमें पता चलता है कि आर्थिक गतिविधि की वास्तविक स्थिति क्या है। ठीक है, तो इससे आर्थिक गतिविधि के संबंध में वास्तविक स्थिति के आकलन में मदद मिलती है। सॉरी, थोड़ा सा बोल रहे गड़बड़ हो रही है।
ठीक है, लेकिन तो सही जानकारी हमें मिलती है। ये मूल्यवर्धन का क्षेत्रवार और क्षेत्रवार आकलन प्रदान करता है। ठीक है, मूल्यवर्धन का मतलब किसी वस्तु में कितना मूल्यवर्धन होता हुआ है जीवीए में। जीवीए में क्या होता है, जैसे कोई 10 रुपये की कच्चा माल है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि आगे जाएगा, तो मान लीजिए 10 रुपये में कॉटन लिया, ठीक है, किसी व्यापारी ने, फिर उसमें उसका कपड़ा बनाया, उसको 20 रुपये का कर दिया, ठीक है, कपड़ा बना के, तो जो 10 रुपये का फिर उसने मूल्यवर्धन उसमें कर दिया, तो उसमें कच्चा माल जो था 10 रुपये उसमें ऐड नहीं होंगे, तो जो उसने 10 रुपये का मूल्यवर्धन किया, तो मूल्यवर्धन का क्षेत्रवार और क्षेत्रवार आकलन किया जाता है, कितना उसमें मूल्यवर्धन वैल्यू ऐड हुई। इससे नीति निर्माताओं को प्रोत्साहन और प्रेरणा की आवश्यकता वाले क्षेत्रकों की पहचान करने में सहायता मिलती है। तो जो नीति निर्माता होते हैं उन्हें प्रोत्साहन और प्रेरणा की आवश्यक, किस क्षेत्र को प्रेरणा और प्रोत्साहन की आवश्यकता है, ये पता चलता है नीति निर्माताओं को। यह वैश्विक डेटा मानकों के आधार पर किसी क्षेत्र की उत्पादकता की पहचान करने में सहयोग करता है। जो वैश्विक डेटा मानकों के आधार पर किसी क्षेत्र की उत्पादकता की पहचान करने में सहयोग करता है। इससे निवेशकों को आर्थिक प्रदर्शन के आधार पर विशेष प्रकार के निवेश संबंधी निर्णय लेने में मदद मिलती है। ये देखता है कि मतलब जो भी वैश्विक डेटा मानक है उनके आधार पर किसी क्षेत्र की उत्पादकता की पहचान करने में सहयोग करता है। तो इससे क्या है, निवेशक जो होते हैं उनको आर्थिक प्रदर्शन, वो देखते हैं किसी क्षेत्र का आर्थिक प्रदर्शन कैसा है, उसके आधार पर उन्हें निवेश संबंधी निर्णय लेने में सहायता मिलती है कि हमें यहाँ निवेश करना चाहिए। अब देखते हैं अदर न्यूज़। देखिए ग्रीन जीडीपी क्या है। हाल ही में आरबीआई ने एक अध्ययन रिपोर्ट जारी की है। इस अध्ययन के अनुसार पारंपरिक जीडीपी की तुलना में हरित जीडीपी तेजी से वृद्धि कर रही है। ये लोग कह रहे हैं जो ग्रीन जीडीपी है वो तेजी से वृद्धि कर रही है पारंपरिक जीडीपी की तुलना में। व्हाट इज ग्रीन जीडीपी? हरित जीडीपी। संयुक्त राष्ट्र संघ ने पहली बार 1993 में हरित जीडीपी का विचार प्रस्तुत किया। तो पहली बार कब विचार आया? संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1993 में ग्रीन जीडीपी का विचार प्रस्तुत किया था। हरित जीडीपी राष्ट्रीय आय की गणना में निम्नलिखित को शामिल करती है। तो राष्ट्रीय आय की गणना में क्या क्या शामिल करते हैं? पर्यावरणीय क्षरण, प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास, संसाधनों और पर्यावरण की बचत। ठीक है, पर्यावरणीय क्षरण जो हो रहा है, प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास जो हो रहा है, संसाधनों और पर्यावरण की बचत, ठीक है, ये सब इसमें शामिल होता है राष्ट्रीय आय की गणना में। इसमें जीडीपी में से कार्बन उत्सर्जन लागत, अवशिष्ट सृजन की अवसर लागत और प्राकृतिक संसाधनों की कमी की समायोजित बचत को घटाना शामिल है। तो देखिए क्या है, जीडीपी में से कार्बन उत्सर्जन लागत, जो भी कार्बन का हम उत्सर्जन कर रहे हैं उसकी जो लागत है वो, अपशिष्ट सृजन की अवसर लागत, जो भी अपशिष्ट सृजन हो रहा है उसकी अवसर लागत, ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों की कमी, जो भी प्राकृतिक संसाधन की जो कमी हो रही है उसकी समायोजित बचत को घटाना इसमें शामिल है। हरित जीडीपी को मापने के लिए भारत के प्रयास। देखिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने प्राकृतिक पूंजी लेखांकन एवं पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के मूल्यांकन के तहत पर्यावरणीय लेखांकन का संकलन शुरू किया है। ठीक है, ये जो है नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज, ठीक है, NCAVS। तो जो हमारा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय है उसने प्राकृतिक पूंजी लेखांकन तथा पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के मूल्यांकन के तहत पर्यावरणीय लेखांकन का संकलन शुरू किया है। NCAVS परियोजना 2017 में संयुक्त राष्ट्र संघ और यूरोपीय संघ ने शुरू की थी। ये परियोजना जो है 2017 में संयुक्त राष्ट्र संघ और यूरोपीय संघ ने शुरू की थी। इसे पारिस्थितिकी तंत्र लेखांकन के लिए ज्ञान और लेखांकन प्रक्रिया को बेहतर बनाने हेतु शुरू किया गया था। इसे क्यों शुरू किया गया था? जो पारिस्थितिकी तंत्र लेखांकन के लिए ज्ञान और लेखांकन प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए। भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए हरित लेखांकन परियोजना GAISP शुरू की गई। ठीक है, भारतीय राज्य और जो यूटीज है उनके लिए हरित लेखांकन परियोजना शुरू की गई। इसका उद्देश्य पर्यावरण की दृष्टि से समायोजित राष्ट्रीय आय लेखांकन के लिए एक ढांचा तैयार करना है। उत्तराखंड अपने 4 महत्वपूर्ण संसाधनों वायु, जल, वन और मृदा को मौद्रिक मूल्य प्रदान करने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया है। तो उत्तराखंड है जिसने अपने प्राकृतिक संसाधनों को मौद्रिक मूल्य प्रदान किया है। पर्यावरणीय कुज़नेत्स वक्र जो है आप देख सकते हैं, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, आर्थिक समृद्धि, पर्यावरणीय निम्नीकरण का स्तर देख सकते हैं, पूर्व औद्योगिक अर्थव्यवस्था है, औद्योगिक अर्थव्यवस्था है, पश्च औद्योगिक सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था। आप सामने एक वक्र देख सकते हैं। अन्य संबंधित वक्र देख सकते हैं, एनवायरमेंटल कुज़नेट्स कर्व। EKS का तर्क है कि आर्थिक विकास के प्रारंभिक चरणों में प्रदूषण स्तर और प्रति व्यक्ति आय के बीच एक सकारात्मक संबंध प्रतीत होता है। तो इसमें क्या है, ये वक्र किससे रिलेटेड है?
कि प्रारंभिक चरणों में जो प्रदूषण स्तर प्रति व्यक्ति आय है उसके बीच एक सकारात्मक संबंध प्रतीत होता है। तो ये आपको कैसा लगा बताइए, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।